योग साधना आयोजित कैंसर जागृति शिविर में आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने विराजमान प्रमुख अतिथि एक महान हस्ती, जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ ट्रस्ट के संस्थापक तथा अन्य अतिथिगण, योग साधना के संस्थापक तथा अन्य गुरुजन, साधक और उपस्थित श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर मिले हैं एक महान हस्ती को सुनने के लिए। हमारे मानव जाति में मानव को 3 पड़ावों से गुजरना पड़ता है, 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था है बाल अवस्था, दूसरी अवस्था युवा अवस्था और तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था। ये तीनों अवस्थाओं में से ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा अवस्था है युवा अवस्था, क्योंकि यही अवस्था है ख्वाब देखने का, सपने बुनने का और सपनों के पीछे दौड़ने का, अपने सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करने का। क्योंकि ये युवा अवस्था में हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है और ये हम पहले अलग अलग क्षेत्रों में से पदवी लेते हैं, तो पदवी में हमको अच्छे परसेंटेज लाने पड़ते हैं, वो चाहे 10वीं हो या 12वीं हो या अलग अलग प्रोफेशनल स्टडीज़ होने। तो पहले हमारा ये पहले सपना रहता है कि हम अच्छे मार्क्स लाएं, उसके लिए मेहनत करते हैं। ये सपना पूरा हो जाता है। ये सपना जैसे ही पूरा हो जाता है हम निकलते हैं नौकरी की तलाश में। ये दूसरा सपना, नौकरी भी मिल जाती है, दूसरा सपना पूरा होता है। उसके बाद हम निकलते हैं अपनी योग्य पसंदीदा जीवन साथी के तलाश में। ये तीसरा सपना भी पूरा हो जाता है और बाद में परिवार का सपना हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो भी सपने हम देखते हैं वो हम खुद के लिए देखते हैं, मैं और मेरा परिवार। लेकिन एक ऐसे अनेक युवक हैं जो युवा अवस्था में दूसरों के लिए सपने देखते हैं, पराई लोगों के लिए सपने देखते हैं। तो ऐसे ही जो आज हमारे बीच में एक महान हस्ती है, जिन्होंने करीब 27 साल पहले, वे जब 29-30 साल के युवा थे, उन्होंने दूसरों के लिए सपने देखे। कि जब भी हम हमारे लिए सपने देखते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। लेकिन ये हस्ती ने 29-30 साल युवा अवस्था में दूसरों के लिए सपने देखे। ये परल में स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के सामने वाले फुटपाथ पर खड़े होकर देखते थे टाटा मेमोरियल कैंसर के लग के जो फुटपाथ है उस पे कैंसर से पीड़ित लोग फुटपाथ पे रहते थे। उनके पास आज भी रहते हैं, उनके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं रहती थी, दवा के लिए पैसे नहीं रहते थे, किराए पर कमरा लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे। उनके आँखों के सामने मौत मंडराती थी। टाटा मेमोरियल में इलाज के लिए उनको लाइन में बैठना पड़ता था दिनों दिन। तो ऐसा ये महान व्यक्ति, उनको देखा है, उनकी आंखें नम हो गई। उनके दिल ने सोचा, उन्होंने एक अपना खुद का सपना बनाया, मुझे इन पीड़ितों के लिए, इन कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ तो कुछ करना ही है। और उसने उसको ये
अपना सपने को अपना जीवन का ध्येय बनाया। और आज जैसे जैसे उन्होंने पहले 5 लोगों को 10 लोगों को भोजन देना शुरू किया निःशुल्क, इस नेक काम में उनको हाथ बढ़ाने के लिए दानशूर लोगों की तो कमतरता है ही नहीं थी, उनको दान भी मिलते गया और इससे उनका काम भी बढ़ गया। उन्होंने जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ ट्रस्ट की स्थापना की और इसी ट्रस्ट के द्वारे आज करीब 700-800 के ऊपर लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, उनका इलाज करवाया जाता है। तो यही महान हस्ती, हम ऐसे तो मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी भगवान रहते हैं, उसका हम ख्याल नहीं करते। तो यही हमारे भगवान स्वरूप व्यक्ति, महान हस्ती हमारे में आज उपस्थित है। जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ ट्रस्ट के संस्थापक श्री हरकचंद सावला जी को मैं मंच पे लाने को विनती करता हूँ। खुशी शाह। आइए। सभी श्रोताओं को नम्र विनंती है कि वे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे, जोरदार तालियां बजाकर हरकचंद सावला जी का सम्मान करें। अभी मैं मानसी जी को विनंती करता हूं कि वे हमारे नेक्स्ट अतिथि चिरमुरे गुरुजी, जो दत्त मंदिर के प्रमुख है और जहां से योग साधना का निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र चलता है, चिरमुरे गुरुजी। अभी छाया सावंत जी को मैं विनंती करता हूं कि वे शांतिबाई विसारिया, रावलपाड़ा अच्चगज जैन समाज प्रमुख, जहां से योग साधना द्वारा दूसरा योग प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, शांतिबाई विसारिया जी। अभी जिल ठक्कर जी को मैं विनंती करता हूं कि वे किशोर भाई त्रिवेदी जी को मंच पर लाने की कृपा करें। किशोर भाई त्रिवेदी जी योग साधना के संस्थापक, 16 साल से निःशुल्क योग प्रशिक्षण वर्ग 4 केंद्रों से चला रहे हैं। योग साधना के संस्थापक 16 साल से योग साधना के प्रशिक्षक वर्ग करीब 4 सेंटर से चला रहे हैं, किशोर भाई त्रिवेदी जी। अभी मैं विभावरी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वे हसमुख भाई इन्हें मंच पर ले आने की कृपा करें। डायरेक्टर वेस्टर्न स्विचेस प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रस्टी है, वे विश्वस्त है वसई अमृत धाम जैन मंदिर ट्रस्टीज वसई। यामिनी जी को विनंती करता हूं कि वे मीना शेट्टी जी, वे एक्टिव मेंबर है जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ ट्रस्ट में, उन्हें मंच पर लाने की विनंती करता हूं। मीना शेट्टी जी, ये भी बहुत एक्टिव कार्य करते हैं जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ ट्रस्ट के द्वारा। मीना शेट्टी जी। अभी मैं शुभांगी जी को विनंती करता हूं कि वे
मनाली कामत जी को मंच पर लाने की कृपा करें। वे है अलाया डिजाइन्स एंड इंटीरियर्स। ये महत्वपूर्ण डोनर्स हैं। अच्छा, रमाकांत विश्वकर्मा जी अभी पधारने के लिए ज़रा अवसर है। अभी मैं नीता बहन जी को विनती करता हूं कि वे तिलक का काम करें। पंखा पंखा अभी मैं हमारे इंसान रूपी भगवान जी को यानी हरक चंद सावला जी को विनती करता हूँ कि वे के दीप प्रज्वलन करें। मुझे पूरा ध्यान है, पूरा ख्याल है कि आप सभी उताविल हुए रहेंगे, बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे हरकचंद सावला जी को सुनने के लिए। लेकिन बस 2-3 मिनट थोड़ी औपचारिकता हम लोग पार कर लेंगे। अभी सम्मान करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ छाया सावंत, किशोर भाई त्रिवेदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आज के प्रमुख अतिथि हरकचंद सावला जी का सत्कार करें। छाया सावंत।
तू थाम। अभी मैं शुभांगी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ और चौहान सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे चिरमुरे गुरुजी का सम्मान करें। चौहान सर। कृपया जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। अभी मैं योगेश सर तथा अक्षता जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वे शांति भाई विसारिया जी का सम्मान करें, सत्कार करें। रावलपाड़ा अच्छगज जैन समाज के प्रमुख, जहां से योग साधना का प्रशिक्षण केंद्र चलता है। शांति भाई विसारिया जी। आरती मैडम और यामिनी जी को विनंती है कि वे किशोर भाई त्रिवेदी जी, योग साधना के संस्थापक, उनका सत्कार और सम्मान करें। किशोर भाई त्रिवेदी जी। सोलह साल से योग साधना के प्रशिक्षण केंद्र 4 जगह से चला रहे हैं और वो भी पूरी तरह से निशुल्क सेवा भावी वृत्ति से। थैंक यू। उनका उत्साह देखिए, अभी भी वो 25 साल के युवा के जोश से योगा क्लास चला रहे हैं, ऑनलाइन भी चला रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स यूएस यूके से भी उनके स्टूडेंट्स हैं। अभी प्रफुल्ल भाई और विजया धुरी जी, उनको हसमुख भाई का सम्मान करने के लिए विनंती करता हूं। हसमुख भाई जी वसई अमृत धाम जैन मंदिर के ट्रस्टी हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए। हसमुख भाई। अभी मैं माला बहन और प्रीति बहन को विनंती करता हूं कि वे मीना शेट्टी जी का सत्कार करें। ये बहुत ही एक्टिव मेंबर है जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ
ट्रस्ट में बहुत ही बढ़िया समाज के लिए काम कर रहे हैं, मीना शेट्टी जी। जोरदार तालियों की आवाज़ यहाँ नहीं आ रही है मंच पर। स्मिता मैडम और खुशी शाह जी को मैं विनती करता हूं कि वे मनाली कामत जी का सत्कार और सम्मान करें। ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और दानशूर है। तालियां बजाओ जोरदार। मत करो, आए नहीं है वो। माइक है, माइक है। मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों का मैं सहे दिल से आभार मानता हूं कि टाइम निकाल के आए हैं। हमारे चिरमुरे गुरुजी को कुछ कारणवश बाहर जाना है तो हमसे रजा लेना चाहते हैं, कब से वेट करके बैठे थे। और ये जितने महानुभाव स्टेज पे बैठे हैं उनका जितना हम सम्मान करें कम है। कहीं ना कहीं ये इन लोग योग साधना से जुड़े हुए हैं। उसमें हसमुख भाई हमारा पहला रोटरी में जो क्लास चलता था उसके सबसे पहले डोनर हसमुख भाई थे। और उसके बाद इतना बड़ा लिस्ट हो गया कि आज यहाँ 250 से 300 लोग उपस्थित हैं। और सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। हरकचंद जी का तो क्या बोलूँ कि कुछ बोल नहीं सकता हूँ उनके बारे में, बहुत छोटा हूँ उनके लिए बोलने के लिए। बट इन्होंने जो हमारे लिए किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है। कल शाम 4:30 बजे तक दिल्ली थे, सुबह रात को कल ट्रेन का रिजर्वेशन कंफर्म हुआ है और आज सुबह 8:30 बजे 8-8:45 बजे बोरीवली स्टेशन पहुँचे हैं। और प्रफुल्ल भाई का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ, घर पे लेके गए हैं और आज उनको इतना बड़ा लाभ मिला है। थोड़ी ईर्ष्या ज़रूर होती है बट संस्था योगेश सर अकेला के किशोर सर अकेले नहीं चला सकते। आप लोगों का साथ है, बहुत सारे डोनर्स हैं जिन्होंने बोला है कोई भी चीज़ में हमारा नाम अनाउंस नहीं होना चाहिए। वैसे गुप्त दान देने वाले सभी डोनर्स का मैं तहे दिल से योग साधना की ओर से आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुरु चिरमुले गुरु जी 2 शब्द कहना चाहते हैं। चिरमुले गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सगळे मुंबईकर असल्यामुळे आणि जवळजवळ त्या परिसरातले सगळ्यांना मराठी चांगलं येत असेल। माझ्याकडे वेळ फार कमी आहे त्यामुळे कमी वेळामध्ये मला हे सगळं उरकायचं आहे। खरं म्हणजे ह्या प्रसंगाने मी फार भारावून जातो आहे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ह्या व्यक्तींबद्दल आम्हाला सांगितलं, डॉक्टरांबद्दल। बघा कुठल्या अवस्थेतनं कुठपर्यंत आलेले आहे, ही एक वृत्ती असावी लागते आणि ती त्यांच्यामध्ये आहे। म्हणजे तुझ्या सगळ्यांमध्येच आहे, त्याच्याबद्दल किती बोलावं तेवढं थोडंच। मी स्वतः प्रवचनकार आहे त्यामुळे वाटेल तेवढं बोलू शकतो। परिस्थिती अशी आहे की मला हे खूप आवडतं। स्वतःसाठी जगणं त्याच्यात काही एवढं विशेष नाही, ते सगळेच जगतात। पण कधीतरी इतरांसाठी सुद्धा जगावं, त्याच्यातला आनंद घ्यावा आणि तो आनंद ही तुम्ही सगळी मंडळी घेताय हे पाहून मला ऊर अत्यंत भरून आलं आहे। मला काय बोलावं हे समजत नाही। मी खरं म्हणजे सरांचं भाषण ऐकण्यासाठी थांबणार असतो की काय बोलतात, त्यांचे विचार किती आहे, त्यांच्या जीवनातलं त्याने सगळं उलगडून दाखवलं असतं तर बरं वाटलं असतं। फक्त वेळ कमी आहे। तुमच्या प्रेमाखातर मी आलो, कारण माझं एक तत्त्व आहे, प्रेम द्यावे प्रेम घ्यावे प्रेमाने जग जिंकावे। आपल्याकडे एकच ही वस्तू आहे की प्रेम, आणखी काय देऊ शकत नाही। कारण जीवनातले त्याने मग असे किती सुंदर बोलले आहेत। जीवनामध्ये असंच घडतं, शतवर्ष आयुष्य नेमिले त्यात बाळपण नेणता गेले, आयुष्य अवघे वेचले विषयांकडे, वृद्धपणे नाना रोग भोगणे लागे कर्मभोग, आता भगवंताचा योग कोणे वेळे। ही परोपकार करण्याची संधी कोणालाही मिळत नाही, काही भाग्यवंतांनाच मिळते। त्याच्यापैकी तुम्ही आहात, निसंशय तुम्ही आहात। कौतुक वगैरे करायचं काही गोष्ट येत नाही,
कारण तुम्ही कामच करताय ते कौतुकास्पद आहे. आणि त्यामुळे दत्त मंदिरचा वापर तुम्ही करता तिकडे, ते रिकामी आहे, ते करू शकता. ते समोरचं मैदान पण दिलेलं आहे. आणखी काय जे शक्य असेल ते सगळं करूया, नाही का, एकमेका करू सहाय्य अवघे धरू सुपंत. जास्तीत जास्त लोकांना काय आपल्याकडनं काय फायदा होण्यासारखं असेल तर ते करावं. आणि ही डॉक्टरसारखी ही मंडळी बघा, त्यांनी किती आता गडबडीमध्ये ते आले, तुम्हाला शब्द दिल्याप्रमाणे वाटेल ते करून ते आलेले आहेत. त्यांची आम्ही आतुरतेने बघत होतो. त्यांचे विचारसुद्धा ते उच्च आहेत. बघूया कधीतरी योग येईल त्यावेळी हे करू. आता फक्त मला वेळ कमी असल्यामुळे पुनश्च एकदा तुम्हाला सांगतो की अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम. त्यामुळे परोपकार हा तुमच्याकडनं सुंदर घडतो आहे. कितीतरी सुंदर करता, म्हणजे जीवन जगवण्याचं एक काम तुम्ही चांगलं करता. ज्याच्यावर जितकं बोलावं तेवढं थोडं आहे, पण मी आवर्त घेतो, कारण त्यांचे विचार तुम्ही जास्त चांगल्या पद्धतीने ऐकाल आणि ते तुम्हाला सगळं समजावून सांगतील की हे आम्ही सगळं का करतो आहे, का करावं असं मला वाटलं, कशापासून कुठली प्रेरणा घ्यायची, ते सगळं ते सांगता येईल. पुनश्च एकदा मी तुम्ही सगळेजण या ठिकाणी आलात, खूप संख्येने आलात. कल्पनाही नव्हती की एवढं हे होईल असं म्हणून. तरी ते असं म्हटलेलं आहे की मी फक्त ज्ञानेश्वरींचे जे हे पसायदान आहे ते सगळ्यांसाठी मागतो आणि मी आटोपतं घेतो. सगळ्यांना ज्यांना माहिती असेल त्याने फक्त हात जोडा आणि म्हणायला सुरुवात करा. नाही माहिती असेल त्यांनी नाही म्हटलं तरी चालेल. हां, चला. जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्रजीवांचे. दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व सुधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात. वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता. चला कल्पतरूचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलतो जे अर्णव पियुषाचे. चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहेन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो. किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होऊनी तेही लोकी, भजिजो आदिपुरुषी अखंडित. आणि ग्रंथोपविजये विशेषी लोकीये, दृष्टादृष्ट विजये होवा वेजे. येत म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, हा होईल दान पसावो, येणे वरे ज्ञानदेवो, सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त. धन्यवाद चिरमुळे गुरुजी. तुम्ही आम्हाला थोड्या अवधीमध्ये सुभाषितांच्या सहाय्याने प्रेमाबद्दल, परोपकाराबद्दल आणि जीवनाचा रस दिला, याबद्दल तुमचे शतशः आभार. अब मैं ये माइक हरकचंद सावला जी को सुपुर्द करता हूँ. धन्यवाद. हरकचंद सावला जी. नमस्कार. चिन्मय गुरुजीचे प्रार्थनाचे स्पंदन या वातावरणाला प्रफुल्लित करून गेले आहे. त्यांच्यासारखा मी प्रवचनकार नाही आहे, पण जे काय मी अवगत केलं आहे ते तुमच्यासमोर मी प्रस्तुत करतो आहे. डायसवर बसलेली सगळी सन्माननीय व्यक्ती आणि तसेच रसिक श्रोताजन, ते पण एक उत्तम आत्मा, उत्तम मूर्ती आणि सर्व साधना, योग साधनाचे साधकच आहे. आपला शरीर हे उत्तम मंदिर आहे. प्रत्येक आत्मा त्यात विराम घेतोय आणि त्या आत्म्याच्या कसा आत्म्यासाठी कसा आपल्या शरीराच्या साधक करायचा ते प्रयत्न करायचा है. नमस्कार. मैं अपना प्रवचन हिंदी में कर रहा हूँ ताकि वो सबको समझ में आ सके. आज यहाँ पे कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर कैसे होता है और कैंसर होगा तो क्या करना चाहिए,
इन बातों पे कुछ प्रकाश डालूंगा। कैंसर आज का नहीं है, बरसों से ये चला आता है। पहले इसे अर्बुद कहा जाता था, जब भी मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था तब ये अर्बुद के नाम से जाना जाता था। मगर वो समय में इसकी मात्रा बहुत कम थी, कैंसर का प्रचार। तो मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टरों का कमाने का जरिया जब से आया है, तब से ये कैंसर के नाम से प्रचलित हुआ। अपना शरीर अनेक कोषों से बना हुआ है। एक कोष हर दिन मृत प्राप्त होते हैं और उससे ज़्यादा नए जन्म होते हैं। एक कोष अपने शरीर के जैसे एक दीवार बनती है, ईंटों को आगे पीछे लगा के एक दीवार बनती है, वैसे एक कोष अपने शरीर को, अपने बाह्य अवयव को और अपने आंतरिक अवयवों को बनाते हैं। ये कोष जब भी नियंत्रण कक्षा से बाहर चला जाता है तब धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, और ये सड़ने की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है, जब अपने को पता चलता है कि शरीर में कोई गांठ है या कुछ सड़न है, तब कम से कम वो 5 साल 10 साल हो जाते हैं। जैसे वो वाड़ भी रहती है, सफ़ेद वाइट एंट रहता है कि लकड़ा बाहर से एकदम मजबूत दिखता है, अच्छा दिखता है, मगर अंदर से पूरा खा जाता है। उसी तरह एक ट्यूमर जिसको कहते हैं, जो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जब भी वो अपने वेन के ब्लड के संसर्ग में आती है, जब भी कोई नस के संसर्ग में आती है, तब अपने को वो दर्द देने लगती है और अपन उसको कैंसर समझते हैं। केम हॉस्पिटल के प्रोफेसर मनुभाई कोठारी, जो HOD थे, अनेक विद्यार्थी उनके हाथ के नीचे MBBS डॉक्टर बने, MS डॉक्टर बने, सर्जन डॉक्टर बने हैं। मगर उनके वक्तव्य में हमेशा कहा जाता था बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, कैंसर, ये सारे शब्द आपको डराने के लिए है। अगर आप डरेंगे तो ही आपके जेब में से पैसा निकलेगा और वो हमारी जेब में आएगा। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके हम डॉक्टर बनते हैं, ये पैसा वसूल कहाँ करेंगे? आपको डराएंगे तो ये पैसा वसूल होएगा। उनका सिंपल एक एग्जाम्पल था, आप खाना खाते हैं, निकल जाता है, सांस लेते हैं, निकल जाती है। इसके अलावा कोई भी कैंसर होता है तो डरो मत, कैंसर से मृत्यु नहीं होती है। एक सहज स्वीकार लो, जिसका जन्म है उसका मरण है, वो निश्चिंत है, उसमें 1 सेकंड का आगे पीछे नहीं होना है। वो आदमी गया तब उसके शरीर में एक ट्यूमर था, एक गांठ थी, इसको सहज स्वीकार लो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। आज का साइंस प्रगति पे है, केमोथेरेपी, रेडिएशन काम आते हैं, मगर उससे ज़्यादा और नुकसान भी करते हैं। अगर आप गूगल में केमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे तो इसमें से कोई भी आदमी केमोथेरेपी लेने नहीं जाएगा। मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, मगर
आज का डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो मुझे माफ़ करना, आज का डॉक्टर बुक का उसको ज्ञान है सिर्फ 4.5 साल या 7.5 साल जो बुक में सीखा है, उसके अलावा कोई ज्ञान उनको नहीं है। और वो वही थेरेपी पे काम करेगा, वही सूचना आपको देगा। कैंसर हो गया, सब कुछ खाओ। अब हमारे में पहले कोई लेडी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होती है, तो उसको 1 महीना तक तेल नहीं देते थे। आज मैटरनिटी होम में भजिया बना के खिलाते हैं, खाओ, कुछ होएगा तो हम देखेंगे, हम है ना, हम काहे के लिए। तो खान पीन में परहेज रखना भी इतना ही महत्व का है। आज का तो खान पीन पूरा गलत ही हो गया है। एक समय था जहाँ पे असली खाना मिलता था, अपने खेतों का, बिगर केमिकल का खाना, अपने घर में गाय थी, उसका दूध और उसका घी जो अपने को तंदुरुस्त रखता था। आज का कल्चर जो है पूरा केमिकल से भरा हुआ खाना है, उसको छोड़ के भी जहाँ महीने 2 महीने में 1 आध बार घर में ब्रेड या पाव आते थे, आज हफ्ते में 1-2 बार ब्रेड, पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, पंजाबी, जिसमें हर एक में केमिकल अपन और डालते हैं। जो केमिकल से पका हुआ खाना आता है वो छोड़ के और भी केमिकल अपन उसमें ऐड करते हैं। अजीनोमोटो, कोई भी चाइना में अजीनोमोटो नहीं खाता है, मगर अपने यहाँ चाइनीज़ जो भी खाना बनता है उसमें अजीनोमोटो अपन डालते हैं। तो केमिकल से बचेंगे तो नए रोग को आमंत्रण नहीं देंगे। कुछ सिम्टम्स है जो अपने को बताती है, कुदरत ने ऐसी रचना की है कि आप अपने शरीर का, आप अपने शरीर मंदिर का अपन ध्यान रख सकते हैं, मगर आज उसका ज्ञान अपने बच्चे लोग को अपन नहीं दिया है, तो उनको वो पता नहीं है। अगर शरीर में कहीं पे भी कोई स्राव होता है, रक्त का हो, पानी का हो या पस का हो, ये स्राव अगर लंबा समय तक चलता है तो अपने को सावचेती लेनी जरूरी है। शरीर में कहीं पे भी जख्म हो गया है और वो जख्म नहीं भर रहा है, काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वो जख्म ऐसा ही है, तो अपने को सावधानी बरतनी है। अपनी लघु शंका और गुरु शंका, यानी अपने मूत्र विसर्जन और शौच विसर्जन में कोई बदलाव आया, कोई फेरफार आया, उसके रंग में कुछ फेरफार है, उसके कलर में कुछ बदलाव आया है, उसकी आदत में कुछ गया, ये भी एक चिन्ह है जिसमें अपने को सावधानी बरतनी है। शरीर में कोई भी हिस्से में कोई गांठ आ गई, छोटी है, बड़ी है, अगर वो ऊपर के स्किन में है तब तक ठीक है, मगर अगर स्किन के नीचे है, दर्द दे रही है, तो तज्ञ के पास जाके, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास जाके चेक कराना चाहिए। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके या तो कुछ नहीं है देखेंगे, वैसा ना करें। लंबे समय का खांसी, अगर खांसी आई 2-3 दिन में चली गई तो ठीक है, अगर लंबे समय से खांसी है
तो ये भी एक निशानी है। अपन खाना खाते निगल लेते हैं, अगर वो निगलने में कोई तकलीफ हो रही है, अगर वो नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी एक निशानी है। शरीर में मुंह में छाले पड़ना, दवाई ली, छाला निकल गया, वापस छाले आ जाते हैं, तो आपके पेट में कुछ भी गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ है तो मुंह में छाले आते हैं। अपन सिर्फ मुंह में क्रीम लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं, उससे काम नहीं होता है। अपनी पैर की पिंडी, जो पैर के पीछे जो है मसल्स, उसमें दर्द हो रहा है, ये भी आपके पेट की तकलीफ की निशानी है। आपको बुखार आता है, दवाई ली, बुखार चला गया, वापस बुखार आ गया, बार बार बुखार का आना, ये भी एक निशानी है। तो आज का साइंस है, वो ब्लड प्रेशर हो गया, उल्टी आ गई, जुलाब हो गए, उसको दबा दो। वो क्यों हो रहा है उसका कोई संशोधन नहीं हो रहा है। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका रीज़न है, अगर बुखार आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। मगर फार्मास्यूटिकल कंपनियां इतनी तगड़ी है, उनके हाथ इतने मजबूत है कि कोई भी डॉक्टर को यही सिखाया जाता है कि बस गोलियां खिलाओ। इन के इन प्रकरण से हमेशा के लिए गोली चालू हो जावे, उनकी कंपनी चलती रहे। उनके हाथ इतने मजबूत है। अभी आपने कोरोना में देखा रहेगा कि WHO को उनका प्रेशर था, WHO का प्रेशर अपने मिनिस्ट्री पे था, अपने मिनिस्ट्री का प्रेशर मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी पे था कि हॉस्पिटल में डेथ हुआ, रीज़न कुछ भी रहने दो, लंग्स फेलियर रहने दो, किडनी फेल रहने दो, हार्ट अटैक आने दो, रीज़न आपको कोविड-19 कोरोना का रीज़न लिखना कंपलसरी हो गया था। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की कितनी ताकत है वो आपको बता रही है। बॉडी तो किसी को देने की नहीं है, पैक करके दे दो, या तो गवर्नमेंट उसको डिस्पोज करे। ये हालत में अपने को पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां, USA का प्रेसिडेंट किसको बनाना ना, वो तय अगर वो कर सकते हैं, इतने मजबूत उनके हाथ है, तो सब कुछ कर सकते हैं। अमेरिका में सारे केमो के दवाइयाँ बनती है, वहाँ पे जानवर पे प्रयोग हो सकता है कि वहाँ के कायदे कड़क है। इंसान पे प्रयोग वहाँ नहीं होता है, वो प्रयोग अपने यहाँ होता है। जो दवाइयाँ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की है, वो सारी दवाइयाँ अपने पे प्रयोग करने के लिए इधर इंडिया में आए। आप समझ लो, आपके देह मंदिर को आप उतना मजबूत बनाओ कि कैंसर आने से पहले अपने को भगवान का बुलावा आ जावे। और शरीर को, देह मंदिर को स्वस्थ रखने के लिए 16 घंटे का उपवास। रात को आपने खाना खा लिया, उसके बाद अगर कुछ नहीं खाना है, दोपहर को 12-1 बजे तक 16 घंटे तक अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो शरीर को अंदर जो खाना चाहिए वो पहले वो ट्यूमर को खाएगा, पहले वो बीमारी को खाएगा। एक रास्ता रोड बनाना है तो गवर्नमेंट उसको डाइवर्जन देती है, वो रास्ते को बंद करती है तो रिपेयर होता है। अपना ये रास्ता भी अगर बंद करेंगे, 16 घंटे का फास्टिंग रहेगा तो अंदर से जो भी बीमारी है अपनी कम हो जाती है। हमारे जैनों में
एक अंतिम समय में संथारा नाम का तप है कि आजीवन कुछ भी नहीं खाने का। मेरी एक काकी सासू थी, एलिफेंट लेग था, हाथी जैसे पैर था, और भी बीमारी आ गई, उन्होंने संथारा ले लिया। 3 दिन के बाद उनका पैर नॉर्मल हो गया, उनकी सारी बीमारी चली गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संथारा सब कोई लेवे, मगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो सारी बीमारी चली जाती है। चूल्हे पे चढ़ा हुआ एक ही टाइम लो, शाम को। आप 12-1 बजे तक 14 घंटा आपके हो गए, 16 घंटा हो गए, कच्चा खाओ, फल फ्रूट सब्जी। जंगल में जानवरों को कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कच्चा खाते हैं, वो पत्ते खाते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो देह मंदिर को शुद्ध रखो। कलर, एसेंस, फ्लेवर ये इतने हानिकारक है, मगर अपने इंडिया में तो क्या है, रसना की जाहिरात टीवी पे आती है, कलर एसेंस, बच्चे लोग को पिलाओ, और बच्चे लोग भी वो देखते हैं, मम्मी ये चाहिए, एक ही बच्चा है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जो बोले लाओ। मगर कितना अपन नुकसान करते हैं। मेरी फरसान की फैक्ट्री थी बरसों पहले, गांठिया हमारे गुजरातियों का फेमस, अच्छे से अच्छा तेल वापरते थे, अच्छे एकदम प्योर बेसन वापरते थे, हर चीज़ उत्तम रहती थी। और मेरे फरसान का नाम दूसरे फरसान वाले बोलते थे, साला बहुत क्वालिटी अच्छी बना रहा है, व्यापारी बोलते थे बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक्सपोर्ट किया हुआ 1 कंटेनर रिटर्न आया, वो देश में रीज़न आया कि आपकी मिर्ची, लाल मिर्ची के अंदर कलर है। मार्केट से ली हुई लाल मिर्ची कलर वाली थी, जो मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पे वो मिर्ची में आया हुआ कलर भी नहीं चलता था। तो सोचो, अपनी सरकार नहीं पहुँच सकती वहाँ तक, मगर अपने को जानकारी है तो अपन वो चीज़ का अमल करें कि कलर, एसेंस, फ्लेवर छोड़ दो। मैं जैन हूँ, हमारे शास्त्रों में 26,000 साल पहले महावीर स्वामी भगवान ने जो चीज़ रात को आटा भिगाते हैं और फूंक के बनती है, जिलेबी है, इडली है, डोसा है, ये सब चीज़ वर्ज्य है, अपने शरीर के लिए उत्तम नहीं है। बेकरी के प्रोडक्ट, बिस्किट, पाव, केक, खारी, ये सारी चीज़ें केमिकल से फुगाई जाती है। जो देश में अनाज नहीं होता है वहाँ पे ये चीज़ें बनती है। जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है वहाँ पे मांसाहार होता है, और अपने शरीर के लिए नुकसान करता है। अपना देश गर्म देश है, यहाँ पे मांसाहार, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें शरीर को नुकसान करती है। कलर, एसेंस, फ्लेवर नुकसान करता है। 250 साल पहले शक्कर और चाय भारत में नहीं थी। बाहर के देश के लोग आए तो भारत की संस्कृति को तोड़नी थी, तो उन्होंने ये जहर अपने को देके गए कि उनको पता था कि यहाँ की शिक्षण पद्धति जो गुरुकुल की पद्धति है, जहाँ पे गुरुजी उनको आश्रम में रह के बच्चे लोग को सात्विकता और शुद्धता सिखाते हैं, पहले तो उसको तोड़नी है। और आज कॉन्वेंट का शिक्षण जो है, एजुकेशन है, जहाँ 2 हाथ जोड़े भी नहीं जाते, एक ही हाथ से
और वो बच्चे आप कुछ भी उनको बोलो तुरंत आपको आंसर देंगे। मुझे पता है मेरे पिताजी अगर एक आवाज़ देते थे तो हमारे पैर कांपते थे। ये नहीं करना है तो हम पूछ नहीं सकते थे कि क्यों, जी, यस, क्योंकि पता था कि वो जो भी बता रहे हैं वो अपने अच्छे के लिए बता रहे हैं। उन्होंने 40-45 साल पहले मुझे बताया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू क्या कर रहा है। पहले तो डर गया था, फिर डरते डरते उनको जवाब दिया कि थोड़ा बहुत समय मिलता है तो किसी को मदद करता हूँ। जेब का पैसा खर्चा करके अगर बीएसटी की बस में जाके काम करना है तो काम करना, जेब का पैसा खर्चा करके। और आज तक वो नियम मैंने चालू रखा है। मैं संस्था में से कभी पैसा लेता नहीं हूँ। मेरी गाड़ी का पेट्रोल मेरी जेब से ही रहता है। तो उनकी सीख वो टाइम पे तो समझ में नहीं आई थी, मगर आज समझ रहा हूँ कि लोग पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो उनकी मेहनत की, उनकी पसीने की कमाई है। और यहाँ बैठे हैं लाल ड्रेस में जिन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, तो उन्होंने उनको पता था कि यहाँ का एक एक पैसा पूरा काम आएगा। कहीं पे भी उसका वेस्ट ऑफ मनी नहीं होएगा। फोटोग्राफी कर रही है, 40 माँ बाप को संभाल रही है। और वो 40 माँ बाप नॉर्मल नहीं है, सब बीमार। हर एक का डायपर बदली करना, हर एक का यूरिन स्टूल निकालना कितना कठिन कार्य है। तो ऐसे मेरे साथी है कि जो सामान्य कार्य नहीं करते हैं, अपनी जेब का पैसा खर्चा करते हैं। मेरे कोई भी वॉलंटियर को, कार्यकर्ता को टैक्सी में जाने की अनुमति नहीं है। लग्जरी करनी है, आप जेब के पैसे से, अपने पैसे से करो। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, हर एक के दर्द अलग अलग रहते हैं। किसी को खून चाहिए, मैंने 115 बार दिया है। आप भी दे सकते हैं। आपके निज शरीर से बना हुआ दान अति उत्तम है और वो देने से फायदा है, नुकसान नहीं है। मैं ऐसा था, एकदम 18 साल का था, मेरे घर में बोलते थे इसको घी के डब्बे में डाल दो तो भी ये ऐसा ही रहेगा। मगर मैंने पहली बार ब्लड दिया, रक्त दिया, मेरे शरीर में परिवर्तन आना चालू हो गया। और 115 बार देने का जो आनंद है ना, वो मुझे इतनी स्फूर्ति दे रहा है। सवेरे 5 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ, फिर भी कोई थकावट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। परसों मैं 10 फुट की हाइट से गिरा नीचे। आप लोगों की दुआएं, 2-2.5 लाख कैंसर पेशेंट जो मेरे पास से आके गए, उनकी दुआएं, एक खरोच नहीं आई। पूरा भारत मोटरसाइकिल से घुमा हूँ, यही कैंसर का अवेयरनेस। लोग मेरे पास आते थे, पिताजी का बिस्तर अलग रखा है, पिताजी के बर्तन अलग रखा है। मतलब क्यों? नहीं, उनको कैंसर हुआ है। मैं बोला कोई ये छूत अछूत की बीमारी नहीं है, मैं इतने सालों से इनके साथ में हूँ। तो लोगों में जागरूकता नहीं है।
जानकारी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये मुझे जानकारी देनी चाहिए। शरीर की शुद्धता और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक आहार होना बहुत जरूरी है। शक्कर सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन अपने हाथ ले लिया है, एक्सरसाइज करना, कसरत करना छोड़ दिया है। यहाँ से अगर 5 मिनट के अंतर पे अगर स्टेशन रहेगा ना तो टैक्सी बुलाते हैं। पहले मिलों तक पैदल जाते थे। एक्सरसाइज शरीर को मजबूत रखने के लिए, अपने मसल्स को मजबूत रखने के लिए, अपनी हड्डी को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वही रोग प्रतिकारक शक्ति है। लोग आज तो क्या बोलते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए कोई टैबलेट दो, गोली दो, मल्टीविटामिन की टैबलेट चाहिए। मैं उनको बताता हूँ मल्टीविटामिन कुदरत देती है। आप धूप लो, सूर्य में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। अगर सवेरे शाम 2 टाइम अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, मगर सूर्यास्त का और सूर्योदय का धूप अगर अपने शरीर पे आता है तो विटामिन डी अपने आप जनरेट होता है। कैसे होता है? जितना ज़्यादा चबा के खाओ उतनी लाड़ अपने पेट में जाएंगी, और ये सलाइवा पेट में जाने के बाद ग्लूकोज में उसका रूपांतर होता है, उस चेंज होता है, ग्लूकोज बनता है। और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ही वो ग्लूकोज का कैल्शियम बनेगा। आज हर एक का हड्डी वीक है, बोन वीक है उनका, क्योंकि कैल्शियम नहीं बनता है। और जो भी प्योर वेजिटेरियन है उनको तो ये 2 काम करने ही चाहिए, चबा के खाओ, एक्सरसाइज करो और धूप लो। जितना सन रेज अपने शरीर पे आएगा। मेरे एक वॉलंटियर थे, मेरे साथ 6 महीने के लिए इंडिया आए थे, तो मेरे साथ घूमते थे। उन्होंने इतना धूप 6 महीने में लिया कि वो यूएस जाने के बाद वहाँ पे एक ऐसा पौधे होते हैं, उस पे से गोल्डन कलर का पाउडर गिरता है, और उनको हर साल वो गोल्डन पाउडर के एलर्जी से तकलीफ होती थी। मगर यहाँ पे 6 महीना मेरे साथ घूमने के बाद वो जब गए वापस यूएस, तो उन्होंने बताया कि मुझे वो एलर्जी नहीं हुई, मुझे वो तकलीफ नहीं हुई। तो सूर्य का किरण उसके शरीर पे कितना काम किया, वो रिजल्ट मिला अपने को। और आप तो सारे योग साधक है, आपको तो पता ही है सबसे अच्छी क्रिया आप कर रहे हो। योग से लंग्स आपके मजबूत बनेंगे, लंग्स मजबूत बनेंगे तो आपका बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स मजबूत है तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड को दे रहे हो। और ये ब्लड ऑक्सीजन यही शरीर का जीवन है, यही जीवन है। योग्य निंद्रा, रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 4-5 बजे तक की जो नींद है, वो नींद अपने शरीर के हर कोष को मजबूत रखती है, अपने लीवर को मजबूत रखती है। लीवर का काम यही पीरियड में होता है। अपने शरीर को जो भी तत्व चाहिए वो लीवर पैदा करता है। अपन हार्ट और दिमाग को ही सोचते हैं, ये 2 मेन ऑर्गन है। उससे ज़्यादा मजबूत ऑर्गन, जो जरूरी ऑर्गन है, वो अपना लीवर है। कुछ जैन मुनि दिगंबर जो रहते हैं वो सिर्फ इतना ही खाना खाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, बर्तन नहीं रहता है, कपड़े नहीं रहते, वो हाथ में और ये
2 अंगूठे से उनका खाना होता है, ज़्यादा करके मूंग खाते हैं, फिर भी उनको सारे प्रोटीन सारे विटामिन मिल जाते हैं। आजकल अपन बोलते हैं कि मल्टी धान चाहिए, वेरिएशन चाहिए सारे विटामिन के लिए, ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज करो, सन रेज लो, अपने आप सब तैयार होएंगे अंदर से। आपको किसी को भी अगर कैंसर के बारे में या अपने शरीर के बारे में कुछ पूछना है तो आप सोच के रखो, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं मेरी ओर से देने का प्रयत्न करूंगा। मेन तो आपका शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे, आपके आचार स्वस्थ रहे, तो अपने आप सारी बीमारी का हल मिलते जाएगा। धन्यवाद। सावला जी ने बहुत अच्छा बोला है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखो। वो कार्य योग साधना निःशुल्क कितने साल से कर रही है और ये कार्य अभी 5 सेंटरों में डिवाइड हो चुकी है और सेंटर खुलेंगे। तो जो जो लोगों को एडमिशन लेना है, दत्त मंदिर की बात कर रहा हूँ, जैन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो दत्त मंदिर में जिनको जिनको एडमिशन लेना है वो 25 जून को 2023 के दिन एडमिशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश करो। चिरमुरे गुरुजी के आशीर्वाद से प्रकाश दादा सुरवे यहाँ के एमएलए है, वो आज आ नहीं सके हैं, उनका भी हम लोग योग साधना की ओर से आभार मानते हैं। उनकी ऑफिस को हम यूज़ करते हैं। ओरीपाड़ा कलावती आयका मंदिर श्रीमती निर्मला जी भाखरे मैडम का भी हम योग साधना की ओर से आभार मानते हैं कि जिन्होंने भी उनकी जगह क्लास के लिए दी है। ओबेरॉय मॉल के सामने दिंडोसी सेंटर में, दिंडोसी डेपो के बाजू में कलावती आई का मंदिर है, वहाँ भी सुलभा महाडिक मैडम का भी हम आभार मानते हैं कि जिन्होंने उनकी वो जगह हमको योग साधना के लिए दी है। तो ये 5 सेंटरों के जो हर्ता करता है उनका हम योग साधना की ओर से आभार मानते हैं। योग साधना 10 मंदिर के साधक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और आज ये संस्था अगर चली है तो हमारे बड़े गुरुजी किशोर भाई त्रिवेदी एज ऑफ 86, इतने 5 सेंटर 2 दिन ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और सब निःशुल्क चलता है। तो सबका आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सहकार्य करके संस्था चल रही है। आज थोड़ी सी बात में एक बात बोला, उसमें इतने लोग जमा हो गए। आगे के 2 प्रोजेक्ट मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिए, तो योग साधकों को मालूम है कि उसमें आप लोगों को जुड़ना है और जितना हो सके उतना ये संस्था को आगे लेके जाने का काम करना है। और यहाँ एक डोनेशन बॉक्स रखा गया है, जो डोनेशन उसमें आएगा वो पूरा का पूरा जीवन ज्योत कैंसर सेंटर को जाएगा। एक भी पैसा यहाँ से योग साधना या किसी के लिए जाएगा नहीं। आज सावला जी ने जो बात बोली वो भी अभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। हम भी आगे से सोचेंगे कि रिक्शा भाड़ा वो भी हमको अभी आप लोगों से लेना नहीं चाहिए। तो योग जीवन ज्योत कैंसर का डोनेशन बॉक्स रखा गया है, आपकी स्वेच्छा के अनुसार डोनेशन दे सकते हो। वहाँ से हम लोग हैंडओवर कर देंगे उनको पैसा, वहाँ से जो भी होगा वो अच्छे मार्ग में उपयोग होता है। हम इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ रूप में हम मदद रूप हो सके। एक पेशेंट को अगर 1 दिन की भी हम दवाई दे सकते हैं ना, तो वो हमारा अहोभाग्य। थैंक यू वेरी मच। साक्षात परमात्मा के रूप में यहाँ हमारे साथ उपस्थित है मुख्य मेहमान। उनका काम जो इसके बारे में मैंने पढ़ा, और कितने सालों की जो सेवा है कैंसर के प्रति जागृति और पेशेंट की सहायता मार्गदर्शन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा यहाँ मौजूद है। तो बहुत बहुत आनंद हुआ उनसे मिलके। और भी है हमारे साथ बहुत मित्रों जो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनको मिलके भी बहुत आनंद। आमंत्रित साथी हमारे योग साधना के सभी साथियों को भी यहाँ उपस्थिति देख के मुझे लग रहा था एक
कि आज रविवार है, क्या सभी आ सकेंगे? तो मगर आए होंगे। 2 शब्दों में नहीं, 4 शब्दों में मैं मेरा बात पूरा करूँगा। ये जो है कैंसर जागृति शिविर, वो तो एक है, जागरूक किया उन्होंने, जो 10-12 पॉइंट दिए, कैसे चेक करना है, क्या है, क्या पॉइंट्स, उसके बारे में जागृति की। हमें याद भी रखना है, कहीं ना कहीं वो याद होगा तो हम उसके बारे में उपयोग कर सकते हैं माहिती का। साथ में मैं कहता हूँ ये जीवन जागृति शिविर भी कह सकते हैं। हमें देखो, हम सब जानते हैं मगर फिर भी अनजान है। आज से 30-35 साल पहले कहते थे कि कैंसर मतलब कैंसल, पक्का वो जैसे सिक्का लगा दिया ऐसा ही बोलते थे। मगर अभी समय बदल गया है, अलग अलग थेरेपीज चल रही है। सभी की सहायता से आजकल कैंसर कैंसल नहीं हुआ है। एक 3 महीने का पहले का ही बात है, जिसको मैं जानता हूँ, हमारे नज़दीक में ही कोई है, उनको मालूम पड़ा कि कैंसर है 3 महीना का पहले, और उसी 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। आज 15 दिन पहले उन्होंने बताया कि वो कैंसर मुक्त है, अभी कोई खतरा नहीं है उनके लिए। साथ साथ में कुछ मार्गदर्शन भी किया, आप फॉलोअप क्या करना है वो भी दिया उन्होंने। तो अलग अलग जो थेरेपीज चल रही है उसमें एक मुझे याद आता है कि एक बिपिन भाई पारेख थे जी, प्राकृतिक चिकित्सा, उसके बारे में काफ़ी काम कर रहे थे मुंबई में, और काफ़ी काम किया उन्होंने ये बताया ये सब ठीक है, एलोपैथी है, ये है, वह है, मगर सबसे साथ नेचर, कुदरत के साथ आप रहो। सुबह का समय जो है आप बाहर जाओ खुली जगह में, वो शिविर भी ऐसी जगह में करते थे, छोटे छोटे गांव में, इधर उधर, सूर्य प्रकाश सुबह का, हवा, पानी, हाँ ये। मगर इसके साथ आप एक अक्सर ऐसी दवा है, वो है आपका मन। आप खुद, आपका मन उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। और है उसने प्राकृतिक चिकित्सा में ये भी बताया। दूसरा है पानी, और तीसरा है तुलसी पत्ता, ये बात करते थे। ये सबसे आसान तरीका है कैंसर मुक्त होने का। मन किस तरह से, एक बार किसी ने बोला इनको कैंसर है तो हमने पकड़ लिया, कैंसर पेशेंट पकड़ लेते हैं, मन की ट्रीटमेंट है। तो बोलते हैं मन की ट्रीटमेंट क्या है, तो बोलते हैं ध्यान। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो है आपके पास अवेलेबल है, जिसके कैंसर का संभावना है, जिसको नहीं है, सब इलाज जो है ध्यान। अभी अभी सावला जी ने बताया योग के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है। एक ध्यान, रोज 10 मिनट ध्यान है, न सिर्फ कैंसर मगर कोई भी व्याधि से मुक्त कर सकता है। तो योग अपनाइए। हरियोग। सबको धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाकर इतना सम्मान देने के लिए। एंड स्पेशली आज जब मैं मिस्टर सावला को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हमने कितना कुछ सीखा उनसे, और यही चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में अगर एवरीडे बेसिस पे अगर हम उसको इनकलकेट करें या उसको एवरीडे हम उसको फॉलो करें तो डेफिनेटली हम सब कैंसर मुक्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज घर लेके जाऊंगी कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई योगेश भाई ने तो मुझे सिखाया ही था, और अब उस पर और एक ठप्पा लग गया। तो ये बात मैं अपने घर ले जाऊंगी और मेरे साथियों को भी मैं ये बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच। जिनके सवाल लिख के हो गए वो ज़रा फटाक से दे दीजिए, हम लोग टाइम नहीं ज़्यादा यूज़ करेंगे। हाँ, अभी हमारे पास 25 मिनट है। हाँ, योग साधना टाइम के लिए पाबंद है, वो पाबंदी को हम यहाँ भी मेंटेन करेंगे। जिनके हो गए वो दे दो, बाकी आते रहेंगे। पहला प्रश्न आया है, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बढ़ गया है। 2 कारण है।
मार लगने से, कहीं पे भी कुछ लगा है उससे भी कैंसर हो सकता है। दांत लगने से कैंसर हो सकता है। सबसे पहले तो हर लेडीज़ को अपने पीरियड के बाद 8 दिन के बाद मिरर के सामने खड़ा रह के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, बाहर से अंदर की ओर। कहीं पे भी आपको गांठ जैसा लग रहा है या कुछ दर्द हो रहा है तो सबसे पहले सोनोग्राफी कराओ। बायोप्सी पे पहले मत जाना। और आजकल काफ़ी ट्रस्ट और मंडल कैंसर चेकअप कराते हैं तो वहाँ पे मेमोग्राफी का मशीन आता है, बस आती है। हर एक स्त्री को मेमोग्राफी नहीं करानी चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। साइंस कुछ अलग बता रहा है। और जो मंडल या संस्था कि आज हमने 80 लेडीज का मेमोग्राफी किया, उनको फिगर चाहिए। पेनफुल है मगर कोई रेस पास होते हैं अपने बॉडी से, जहाँ पे एक एक्सरे के सादे जो एक्सरे मशीन के रूम के पास भी लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट लेडी या बच्चे वहाँ पे नहीं आ रहे, तो सिंपल एक्सरे का रेस भी अगर नुकसान करता है तो मेमोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन की रेस भी नुकसान तो करते ही है। अगर डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने बताया है तो आप मेमोग्राफी कराओ। मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है कि केमोथेरेपी, रेडिएशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप यंग है, छोटे हैं, आपको लगता है कि इनिशियल स्टेज में आपका कैंसर है, क्योंकि डॉक्टर भी अगर आपका वजन 40 किलो है ना तो केमोथेरेपी नहीं देगा। उनको मालूम है कि मेरी केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट इनकी बॉडी नहीं झेल पाएगी। आप लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर का ये बढ़ा हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो नॉर्मल काम आप करते हो ना, आप बोलते हो कि हमने तो सारा दिन काम करते हैं, एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। नहीं, अपने आप नहीं होती है। काम करने से एक्सरसाइज होती है वो अलग है, मगर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो एक्सरसाइज करनी है, हाथ को रोटेट करना है, शोल्डर पकड़ के रोटेट करना है, कूनी को रोटेट करना है, मुंडी रोटेट करना है, वो सारी एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए। और वो एक्सरसाइज अपने शरीर को स्वस्थ रखती है। अगर बायोप्सी कराया है तो आप केमोथेरेपी, रेडिएशन लेना ही है, क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया है। मेरे पास 20 साल से तिबेटियन थेरेपी का मैं संपर्क में आया हूँ। तिबेटियन थेरेपी में कोई केमोथेरेपी, रेडिएशन नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, वो सिर्फ दवाइयाँ खा के टोटल हर्बल थेरेपी है। और वो थेरेपी से मेरे काफ़ी पेशेंट क्योर हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जो तिबेटियन थेरेपी से पेशेंट क्योर हुए हैं उनको कैंसर वापस नहीं आया है। टाटा अस्पताल के बाजू में मेरी ऑफिस है। टाटा अस्पताल में जो पेशेंट क्योर होते हैं उनको हर 3-3 महीने में टाटा अस्पताल वापस बुलाती है, क्योंकि उनको पता है कि वापस आने की संभावना है, क्योंकि वो रूट पे नहीं जाते। जहाँ पे कैंसर है वहीं पे ऑपरेशन करेंगे, वहीं पे रेडिएशन देंगे।
जब तिबेटियन थेरेपी नाड़ी देख के, पल्स देख के ट्रीटमेंट करते हैं, उनको रूट कॉज पता चलता है कि कहाँ इसका उद्भव स्थान क्या है। तो जिनका क्रॉनिक डिसीज रहता है, प्रॉब्लम बड़ा रहता है, तो मैं दिल्ली भेजता हूँ। आज मैं वहीं से आया हूँ, दिल्ली से, अभी घर नहीं पहुँचा हूँ। नॉर्मल प्रॉब्लम है तो मलाड में और कोपरखेरना में भी तिबेटियन डॉक्टर है, मगर अगर कुछ सीवियर है तो एक बार दिल्ली जाओ। मैं आज उनको रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि आप 2-3 महीने में भी एक बार बॉम्बे आओ, ताकि आपका जो भी नॉलेज है वो यहाँ के लोगों को बेनिफिटेड हो गए। मैंने जब भी बताया कि कैंसर जैसा अपने सेल से, अपने कोष है शरीर के, वो कोष से जब भी अलग हो जाता है, नियंत्रण कक्षा के बाहर जाता है, कंट्रोल के बाहर रहता है वो कोष, तो धीरे धीरे सड़ता है। और वो सड़न की प्रक्रिया 5 साल तक, 10 साल तक चलती है, तब जाके वो ट्यूमर का पता चलता है। इसीलिए वो इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता है, मगर 30 साल की उम्र के बाद हर एक को नॉर्मल चेकअप कराने चाहिए। और नॉर्मल चेकअप में जो मेन टेस्ट है वो हो जाते हैं, तो कुछ कैंसर उसमें पकड़े जा सकते हैं और इनिशियल स्टेज में वो क्योर हो सकते हैं। कैंसर न होने के लिए मैंने काफ़ी कुछ बताया। पहले तो शक्कर छोड़ दो, रवा मैदा जो अपने रोग प्रतिकारक शक्ति को नष्ट करता है, तो रवा मैदा मत खाओ, एक्सरसाइज करो, सन रेज लो, और बिगर केमिकल का खाना अगर मिल सकता है, ऑर्गेनिक फूड अगर मिल सकता है तो उस पे जाओ। कलर, एसेंस, फ्लेवर, आंबवलेले पदार्थ छोड़ो तो अच्छा है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर आपकी यूरिन की या स्टूल की आदत में कोई बदलाव आता है, ड्रॉप होके आता है, डबलदार होके आता है, या उसके कलर, एसेंस, उसमें कलर या स्मेल में कुछ फर्क है, गले में नहीं, ये खाली अच्छा इतना माटे गले में कफ है, what है, any suggestion please? कफ ये एक अपनी जो खाने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ पदार्थ ऐसे रहते हैं जो कफ को उत्पन्न करते हैं। कुछ किसी की बॉडी ऐसी रहती है कि कफ प्रकृति का बॉडी रहता है, किसी का वात प्रकृति का बॉडी रहता है। तो वात, पित्त और कफ ये 3 अगर बैलेंस होते हैं, जो योग साधना से बैलेंस हो सकते हैं, या तो खाने की जो अपने शरीर को क्या सूट हो रहा है वो आपको खाने से ही सर्च करना है। आप खाएंगे उस पर पता चलता है। और सूट जो है उसका प्रयोग अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कफ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। कफ को निकालने का सूट ये कि बेस्ट विकल्प है। अभी कोरोना में आपने देखा रहेगा कि सूट के प्रयोग लोग ज़्यादा करते थे, क्योंकि वो कफ को अंदर से निकाल सकता था। 2002 में ब्रेस्ट कैंसर आया था, वो हेरिडिटी है, वापस आ सकता है क्या? ऑपरेशन किया है। अगर आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली है तो
उन्होंने कितना उसको क्लीन किया है अंदर से, उसके ऊपर है। अगर वो क्लीन बराबर हुआ है, कोई रूट्स कोई अंदर रह नहीं गए हैं, तो नहीं आएगा। अगर 5 साल तक आने की संभावना होती है रिपीट। 2002 का तो काफ़ी साल हो गया, अभी नहीं आया तो नहीं होगा। एम ज कही दो मन मुझे बहुत भूख लगती है, पास कैसे करूँगा? बहुत बहुत भूख लगती है, पास कैसे करूँगा? एक सवाल जो है वो, मुझे ज़्यादा भूख लगती है। भूख ज़्यादा लगनी, नींद ज़्यादा आनी, ये सारे अपने माइंड के प्रॉब्लम है। अगर माइंड को कंट्रोल करो तो आप 1 महीना तक उपवास कर सकते हैं। माइंड ये सबसे बड़ी दवाई है। अगर किसी का माइंड पावरफुल है तो वो कैंसर को भी हरा सकता है। आप कोई पूछेगा कैसे, आप उनको बताओ ठीक हूँ, अच्छा हूँ, वो आगे 10 जन को बताएगा कि सावला जी को अच्छा है, सावला जी को अच्छा है, तो 10 जन से वही व्यूज मिलेंगे कि अच्छा है। अगर एक आदमी को 10 आदमी ने बता दिया ना, अरे ज़्यादा बहुत दुबला हो गया, बहुत दुबला हो गया, वो वाकई में बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसको वो व्यूज मिलते हैं माइंड से। आप भूख को भी माइंड से कंट्रोल कर सकते हो। मैं 4 या 5 घंटा नींद लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, क्योंकि और पूरा भारत में जब ये मोटरसाइकिल से घुमा हूँ तो ये हाफ स्लीव्स में लेह लद्दाख में 2-2 स्वेटर पहनने वाले आदमी लोग सोचते थे कि तेरे को ठंडी नहीं लग रही है। और आज भी इतनी गर्मी में अगर वाइफ नहीं है तो मेरा पंखा चालू नहीं होता है। उसको मैंने बताया है कि तेरे को पंखा फैन चाहिए फैन कर, एसी चाहिए एसी कर, मेरे लिए मत सोचना। तो माइंड की ताकत इतनी है। CLL from 23rd October to March 23, chronic cancer, blood cancer, 6 therapy done in SCG hospital and PET scan also done. How to avoid the replacement? सर आप तो यहाँ पे लुकेमिया के बारे में क्वेश्चन है। लुकेमिया 3 टाइप के होते हैं। एक में ब्लड सेल कम हो जाते हैं, एक में ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, और एक में जहाँ पे ब्लड अपना उत्पन्न होता है, जो ब्लड का कारखाना रहता है अपना शरीर में, उसका बोन मेरो खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तिबेटियन मेडिसिन में बेस्ट इसका रिजल्ट है। बाकी एलोपैथिक में तो केमोथेरेपी के अलावा और कुछ इसमें वो लोग ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे। और एक बार अपन डॉक्टर के पास गए तो उसके अंडर में ही रहना चाहिए। आप अगर माइंड से विवरिंग है तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। ओरल कैंसर है तो ब्रेन में और गले में जा रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए? अपना क्या कोई भी कैंसर अगर बढ़ गया है, मेटास्टेटिक स्टेज में है, तो केमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह काम नहीं आता है। या तो फास्टिंग करो या तो तिबेटियन थेरेपी से आप ट्रीटमेंट करो। મારા બાજુમાં આવેલા માણસે જેને જે ખાવાનું ન મળે ચાલે પણ વસ્તુ નથી, કેન્સર થાય છે એને ખબર છે પણ એ વસ્તુ એનાથી નશો થઈ ગયો છે, બીડી પાન સિગરેટ હશે, આના વગર નથી ચાલતું, શું કરે? कोई भी नशा, चाहे वो तंबाकू का है, दारू का है या और किसी का है, वो ड्रग एडिक्ट जो सेंटर है वही लोग छुड़ा सकते हैं। या तो आप माइंड से कंट्रोल करो कि मुझे कुछ नहीं होएगा, मैं ड्रग नहीं लूँगा तो भी
मगर इसकी आदत ऐसी रहती है कि एक बार अगर वो अपने ब्लड में गया है तो उसको छुड़ाने के लिए वो सेंटर ही काम कर सकते हैं, जहाँ पे उसको 2-3 महीना कारावास जैसा रहता है। वो 2-3 महीने तक वो अंदर ही रहता है और वहाँ पे उसको माइंड से हैमरिंग किया जाता है कि नहीं, अभी आपको इसके बिगड़ ही रहना है और शरीर के लिए और आपके बीमारी के लिए वही एक बेस्ट मेडिसिन है। બંને કિડની સંકોચ જાય છે, ઇલાજ હોય તો બતાવો। એજ 67। किडनी अगर नैरो हो रही है तो कोतमीर जो है उसका जूस पियो, कोतमीर का सेवन ज़्यादा करो। और यहाँ पे मैंने बताया कि मलाड में भी तिबेटियन डॉक्टर है, अगर आप दिल्ली जा सकते हैं तो उसका एड्रेस भी मेरे पास से मिल जाएगा। एक बार अगर डायलिसिस चालू किया तो हमेशा के लिए भी डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, बेटर है उससे बचने की कोशिश करो। Why doctor advice for chemo? If patient goes for 3-4 stage, what should be patient has to do? Go for allopathy, homeopathy or Ayurvedic? केमोथेरेपी डॉक्टर तो एडवाइस करेंगे, अगर घर का डॉक्टर भी है तो वो भी बोलेगा पहले बायोप्सी कराओ, केमो ले, रेडिएशन ले, क्योंकि उनको फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी इतना पैसा मिलता है ना, वो डॉलरों में मिलता है। उनको फॉरेन ट्रिप पूरी फैमिली के साथ कराई जाती है, तो डॉक्टर तो आपको सजेस्ट करेंगे ही कि केमोथेरेपी ले, लेना नहीं लेना वो अपने अपने मन की बात है। मैं कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि आप केमो मत ले, रेडिएशन मत ले। अगर आपने बायोप्सी कराई है तो आगे की ट्रीटमेंट आप फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ले, मगर उसके साथ साथ आप टिबेटियन थेरेपी ले सकते हैं जो हर्बल थेरेपी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से या प्लास्टिक में टिफिन में गर्म खाना खाने से कैंसर हो सकता है? जैसे शक्कर सबसे बड़ा रीज़न है, वैसे ये प्लास्टिक भी सबसे बड़ा रीज़न है कैंसर के लिए। बच्चा पिकनिक जाता है तो माँ कहती है बाहर का गंदा पानी मत पीना, बिस्लरी का बोतल ले लेना, मगर सबसे ख़राब बिस्लरी का बोतल है। 6 महीने पहले ये पैक होता है या 3 महीने पहले ये पैक होता है। रोज़ कितनी बार वो धूप में गर्म होती है प्लास्टिक और ठंडी होती है, हर एक बार इसमें से प्लास्टिक ऑक्साइड बाहर आपके पानी में मिक्स होता है। अब मेटल का बोतल यूज़ करो या पीतल का बोतल रखो तो सबसे अच्छा है। अगर पानी को शुद्ध करना है तो 8 कपड़े से उसको फिल्टर करो। गौमूत्र भी 8 कपड़े से फिल्टर किया हुआ शुद्ध हो जाता है। जो अपने शरीर में जितना भी एसिड है उसको नष्ट करने के लिए गौमूत्र का अर्क या गौमूत्र बेस्ट सॉल्यूशन। सबसे बड़ा रीज़न कैंसर का दूसरा है प्लास्टिक। मेरे घर में किचन के अंदर प्लास्टिक का कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक आप किचन में मत रखो, क्योंकि इसके अंदर इतना खतरनाक केमिकल है जो आगे जाके कैंसर का न्योता दे सकता है। हो सके तो घर का फिल्टर किया हुआ, मेरे घर में आरओ भी नहीं है और टाटा का फिल्टर मशीन भी नहीं लगा हुआ है। कपड़े से गाल के पानी पीते हैं
और उबाल के पानी 15 वर्षात संपूर्ण सगळे गाठे आहे आणि माझ्या पोट दुखते. मी एंडोस्कॉपी केली, त्यामध्ये इन्फेक्शन आहे असे सांगितले. पोटाचा जास्त त्रास आहे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलायसिस आहे. शरीरची गाठे जर चरबीची आहे तर काही नुकसान नाही आहे. आणि एवढ्या वर्षानंतर पण जर तुम्हाला काय त्यांनी त्रास नाही दिला तर त्याला छेडू नका. स्पॉन्डिलिसिससाठी एक्सरसाइज करा. आणि पोटात आजार आहे तर त्याच्यासाठी मलाडमध्ये तिबेटियन डॉक्टर तुम्हाला औषध देणार. महावीर मेडिकल नहीं परमानेंट दवाखाना त्याला महावीर मेडिकलमध्ये આવતા હતા એ બહારથી આવે છે. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अथवा डॉक्टर लॉबी और फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा आप पर दबाव नहीं आता है क्या जब आप साइंस के विरुद्ध सलाह देते हैं? सर फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर और जो संस्थाएं कैंसर के लिए प्रचार करती है उनका दबाव से डर के तो मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि मारने वाला एक ही है, ऊपर वाला. तो कोई डर नहीं है मुझे. महिलासाठी कॅन्सरची लस दिली जाते. 72 वर्षात गेल्या मुलासाठी ते आपला टचतर्फे दिली जाते. कॅन्सरनी रसी आपली कैंसर का रसी अभी संशोधन में है. सक्सेस होएगा नहीं होएगा वो 5 साल 10 साल के बाद पता चलेगा. मैं उसके लिए आग्रह नहीं करूँगा. કેન્સરની દવા ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે. 3 મહિના 3 ઇન્જેક્શન દર 3 મંગળવારે. આ ઇન્જેક્શનને ખૂબ જ તાવ આવે છે અને મૂત્રાશયમાં બી ગાંઠ કેન્સર છે જ એને છે. जिसको कैंसर है वो जो थेरेपी ले रहे हैं इसके साथ साथ टिबेटियन थेरेपी चालू करे, वो मैं एक आग्रह करूँगा. अन्य नलिका की गाठ आहे. 23 रेडिएशन व 5 केमो तुम्ही घेऊन होऊ शकता चालू आहे. 23 रेडिएशन થઈ જાય ને 5 केमो સેમ સવાલથી why young people always give us gadget for working cancer. आज के मोबाइल के रेडिएशन नुकसान करते हैं, सबको पता है. सरकार नुकसान करती है वो भी सबको पता है. मगर आपका माइंड कितना पावरफुल है, आप उसको छोड़ सकते हैं तो छोड़ना हिताव है. मगर नेसेसिटी है, जिसका बिजनेस ही वही है, वो कुछ नहीं कर सकता है. हाँ, आप ब्लूटूथ से कान में रख के मत सुनो, मगर वायर हैंड फ्री रख के आप मोबाइल का यूज़ करो तो कम से कम रेडिएशन अपने कान तक तो नहीं आएगा, अपने ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा. हैंड फ्री यूज़ करना उनके लिए अच्छा है. जितना नए नए साधन आएंगे, पहले घर में आटा पीसते थे, वो एक्सरसाइज होती थी. अभी चक्की आ गई, जितना बेनिफिटेड है उतना नुकसान भी है. Can I donate blood? I have a diabetes. My son has a problem. इससे अगर आप कोई भी गोलियां खाते हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं. ब्लड डोनेट करने के लिए आपका अगले दिन का
नींद कंप्लीट होना चाहिए। आपने कोई अल्कोहलिक नशे का पदार्थ नहीं किया है, आपने कोई गोली नहीं खाई है, तो ही वो ब्लड आप दे पाएंगे। ब्लड डोनेट करने के लिए अपना शरीर स्वस्थ चाहिए, क्योंकि वो ब्लड किसी को काम आवे। ब्रेन में ट्यूमर के लिए बायोप्सी करने का बाद ही मालूम पड़ता है, और कोई तरीका है, विकल्प है क्या ब्रेन में ट्यूमर? अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो तिबेटियन डॉक्टर नाड़ी देख के आपको बता सकेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और आगे जो नुकसान हो गया उसको ठीक नहीं कर सकते, मगर नया प्रॉब्लम या नया नुकसान आपको नहीं होगा, उसकी वो मेडिसिन ज़रूर देते हैं। What is the first stage for any cancer? मैंने जो सिम्टम्स बताए कि बुखार आना, खांसी आना, ये सब सिम्टम्स में कैंसर होने की संभावना हो सकती है। कैंसर है वो डर से आप मत जियो। After the treatment of cancer, can cancer repeat again? एलोपैथिक में कैंसर रिपीट हो सकता है, क्योंकि वो रूट तक जाके ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। We are talking. I can last. जिस तरह से आज ये लेक्चर मेरा रखा है, वैसे हाँ, 2 दिन का सत्कार जो मैंने बताया कि 16 घंटे के उपवास के बाद अपना शरीर की शुद्धि होती है और अपने को बीमारी से बचने के लिए वो बेस्ट वे है। तो वो लोग आके रॉ फूड क्या खाना और रॉ फूड कैसे बनाना, और वो खिला के भी बताते हैं। यानी यहाँ पे एक वैसे लेक्चर आप रख सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। तो उनका सेशन पूरे दिन का रहता है, और वेलकम जूस यानी वो फ्रूट का जूस से लेके स्टार्ट होता है। दोपहर का लंच उनका रॉ फूड से रहता है, और रॉ फूड में काफ़ी सारी आइटम्स पदार्थ बन सकते हैं, वो बताते हैं, खिलाते हैं। और वो थेरेपी से चवान का थेरेपी आया है, ओजस थेरेपी आई है, मगर उनका जो बेस है वो एमपी से है। वो लोग यहाँ पे आएंगे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं स्पॉन्सर करता हूँ, उसका जो भी खर्चा है पूरा मैं दूँगा। पेशाबમાં खूન નીકળે છે, કાલે સોનોગ્રાફી કરી છે, તો આપ ચેક કરવા તાનો રિપોર્ટ. हमारे एक मेहमान रमाकांत विश्वकर्मा जी, जिन्होंने ये सभागृह योग साधना के इस नेक काम के लिए सब्सिडाइज रेट में दिए, उनका अभी सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूँ। सुधाकर तथा जिन पसंद। खाली हॉल ही नहीं दिया है। मैं गया था उनके पास में पूछने के लिए कि भाई आपका हॉल लगेगा, तो बोलते हैं आंदनी हॉल ले लो, आंदनी बोल और क्या दे सकता है। बोलते हैं जो चाहिए वो लेके जाओ, चाय नाश्ता चाय और जूस उनके तरफ से है, माइक का सब सिस्टम उनके तरफ से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमा सिंह। અને આગળની ટ્રીટમેન્ટ લેવી જોઈએ। बस यहाँ हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे।
सभी आए हुए पधारे हुए सभी हमारे मेहमान, नाश्ते का बंदोबस्त है, कोई भी बिना नाश्ते किया जाएगा नहीं। वहाँ लाइन में आपको सब सर्विस मिलेगी, पानी की भी व्यवस्था है। कृपा करके सब नाश्ता करके जाएंगे। उसके पहले 2 मिनट मैं हरचंद भाई सावला जी का सम्मान और आभार मानता हूँ कि इतने व्यस्त शेड्यूल में भी यहाँ आके हमको सुबह यहाँ 8:45 बजे पहुँच के संस्था को जो योग साधना को जो टाइम दिया है। आज किसी मिनिस्टर को बुलाना है, कोई नेता को बुलाना है, कोई एक्टर को बुलाना है तो बहुत बार चक्कर खाने पड़ते हैं। मेरा उनके साथ संबंध 2 से 3-4 दिन का है। मैं मिला हूँ उनको 2-3 बार, बट इतने डाउन टू अर्थ है कि हम सोच नहीं सकते हैं। 8:45 बजे उतरे, 9:30 बजे इधर आ गए, तो इसके लिए मैं योग साधना की ओर से उनका आभार मानता हूँ। उसके बाद बड़े गुरु जी का तो आभार मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ में है, इतना उनका सहकार है। तो बड़े गुरु जी तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। 86 की उम्र में भी ये काम कर रहे हैं, तो उनका भी मैं योग साधना की ओर से आभार मानता हूँ। उसके बाद हसमुख भाई शाह जो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूलर सीट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर, वसई अमृतधाम मंदिर के ऑनर है बट ट्रस्टी बोलते हैं अपने आप को, और गोरेगांव मंदिर दिगंबर पार्शनाथ दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी आज यहाँ इतना अमूल्य समय दे के गए। आज चौथा रविवार वसई में होम्योपैथिक मेडिकल कैंप चलता है, तो वहाँ भी जाने का रहता है, तो भी आज यहाँ टाइम दिया, इसके लिए उनका भी आभार मानता हूँ। उसके बाद शांति भाई विशरिया जो रावलपाड़ा अचलगंज जैन संघ हमारा जो दूसरा योग साधना का डेली क्लास चलने वाला सेंटर, उसके प्रमुख और रावलपाड़ा अचलगंज के सभी ट्रस्टी लोगों का भी मैं आभार मानता हूँ कि हमको फ्री ऑफ चार्ज बिना मूल्य वहाँ जगह दी है। उनके लिए भी मैं उनका आभार योग साधना की ओर से मानता हूँ। उसके बाद मीना सेट्टे मैडम मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं और उनके लिए मैं जितना बोलूँ बहुत कम है, बट बहुत सी मनाइयाँ उनके तरफ से मुझे रहती है। बट हर कैंसर पेशेंट के लिए एनी टाइम वो रेडी रहती है, कुछ भी काम होगा तो वो रेडी रहते हैं। तो वैसे मीना शेट्टी जी, मनाली कामत जो मेरी सिस्टर है और अलैया डिज़ाइंस प्राइवेट में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करती है। ऐसे जब कोई भी काम रहता है तो मैं बोलता हूँ ये है तो तेरा नाम उसमें मैं लिख देता हूँ, तो वो भी एक डॉलर है। तो ये सभी और रमाकांत भाई का तो हमको आभार मानना ही चाहिए, इतना बड़ा हॉल फिर ऊपर से चाय कॉफ़ी दिया है। और बाकी के जितने स्पॉन्सर हैं उनका नाम नहीं अनाउंस करने के बाद ही मुझे बोला गया है कि मुझे मेरा नाम अनाउंस नहीं करना है। आज की वीडियोग्राफी के स्पॉन्सर का भी हम योग साधना की ओर से आभार मानते हैं। नाश्ते में भी जो 2 स्पॉन्सर हैं उनका हम लोग आभार मानते हैं। बिस्लरी पानी भी एक जन की ओर से स्पॉन्सर किया गया है, तो उनका भी हम योग साधना की ओर से आभार मानते हैं। सबको थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एवरीथिंग यू हैव गिवन टू योग साधना। और प्रफुल्ल भाई कुछ बोलेंगे? करीब करीब स्वयंसेवक वगैरह 25 से 30 मेंबर्स हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। प्रफुल्ल भाई और योगेश भाई, उनको कौन याद करेगा, सिर्फ मैं ही करता हूँ याद। उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पिछले करीब करीब 10-15 दिन से, वैसे तो 1.5 महीने से चल रहा है ये सब तैयारियाँ, और पिछले 15 दिन से जो है ये सब काम कर रहे हैं। और ये जो तैयारी जब हुई, जब कल तक उनको बिजी थे, उनका फॉर्म भी बिजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आयोजन किया। और आपके वजह से यहाँ तक कैंसर जागृति का संदेश सबसे महत्व यही है। तो बार बार धन्यवाद। योग साधना का पिक्चर तो एकदम पावरफुल हो गया है, उसका तो झंडा गाड़ी दिया है, हीरो भी अच्छा हो गया है। लेकिन हीरो के पीछे, पर्दे के पीछे जो आर्टिस्ट काम करता है, वो आर्टिस्ट को कोई बहुमान नहीं कर रहे। तो हमको आर्टिस्ट के योगेश भाई का बहुमान करने के लिए योग साधना के टीचर लोग, आप नाम बोलो हमको नहीं चलेगा ना। योग साधना के जितने टीचर है वो सब लोग आके योगेश भाई का बहुमान करेंगे। आप लोगों का
सहयोग है करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अकेला मैं चल सकता हूँ, अगर मैं दौड़ता हूँ तो आप लोग मेरे से पैर की ताकत हो। और जितने मेरे 50 वॉलंटियर्स आज यहाँ सुबह 7:45 बजे आके खड़े हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ। और ये संस्था और आगे बढ़े और आप लोगों का सहयोग मिले। मैं हमेशा कहती हूँ कि योगेश सर है तो क्या गम है, ऐसे हमारे योगेश सर है।